समझ गए क्या बना रहा हूँ? कुछ तो डायग्राम से ही समझ लिया करो। अच्छी बात है, इतनी चीज तो समझ में आई। सोचो माउस से बना रहा हूँ मैं। सारी चीज जो बोनी प्रोमिनेंसेस हम बना रहे हैं सब समझ में आ रहा है क्या है ये सब? हर चीज वाइवा में बोन पकड़ के बतानी पड़ती है ये सब क्या है। अब हमको 1 मिनट रुको, भी थोड़ा सा और रह गया। हाँ भाई, सब दिख गई हड्डियां तुमको? ये सब जो बनाया है ये क्या है? अब समझ में आ गया सब? ये बोन्स ऑफ द लेग हैं, बोन्स ऑफ द लेग। अब बोन्स ऑफ द लेग में अगर हम बात करें, सब तो पता ही है तुमको, नाम वाम पता है, बोनी प्रोमिनेंसेस। टेल मी फास्ट, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? क्या है? टिबियल टिबियोसिटी कहते हैं इसकी। कोई खास बात, कोई इंपॉर्टेंस, कोई सिग्निफिकेंस, कोई मॉर्फोलॉजिकल बात, पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड, नई जमाने से रिलेटेड, अप्लाइड एनाटॉमी से रिलेटेड कोई बात? टिबियल टिबियोसिटी से कुछ बातें बताओ। समझ लो तुम्हारा ऑस्टियो रिलेटेड वाइवा भी कंप्लीट हो रहा है और ऑस्टियो से रिलेटेड तुम्हारी एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे इसमें। इसके बारे में बताओ, टिबियल टिबियोसिटी कहते हैं इसको। पहले तो ये बताओ, इट इज होमोलॉगस टू रेडियल tuberosity, वेरी गुड। सो रेडियल tuberosity एंड टिबियल tuberosity आर होमोलॉगस। एक बात तो क्लियर हो गई। अब ये तो रेडियल tuberosity पे इंसर्ट क्या होता है? टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। अब ये बताओ, रेडियल tuberosity पे टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई कहाँ पे इंसर्ट होता है? एंटीरियर सरफेस या पोस्टीरियर सरफेस पे? पोस्टीरियर रफ सरफेस। वेरी गुड, पोस्टीरियर सरफेस पे इंसर्ट होता है। सो द मेन एक्शन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई इज सुपाइनेशन। वेरी गुड, सुपिनेशन ऑफ फोरआर्म इन अ फ्लेक्स्ड एल्बो। पूरी बात। और उसका रीजन यही है कि टेंडन जो है रेडियल tuberosity की पोस्टीरियर सरफेस पे लगता है, जिसकी वजह से ये सुपिनेशन पॉसिबल हो पाता है। बढ़िया है। अब देखो, ये टिबियल tuberosity कहानी, हर चीज कंपेयर करके रखा करो, इसीलिए मैंने वो लेक्चर डाले थे कंपैरिजन अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, तो चीजें याद रहेंगी। तो चूंकि होमोलॉगी है तो अब इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये डिवाइड कर दिया हमने टिबियल tuberosity को अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट पे। ठीक, अब टिबियल tuberosity पे क्या इंसर्ट होता है ये बता दो। हाँ जी, जल्दी जल्दी बोलो। लिगामेंटम पेटेली। अपर पार्ट में लिगामेंटम पटेली। लिगामेंटम पटेली। अच्छा ये बताओ, लिगामेंटम पटेली टिबियल tuberosity के अपर हाफ में अटैच होता है या लोअर हाफ पे? सर अपर हाफ। वेरी गुड, वेरी गुड, अपर हाफ में होता है। अब ये बताओ, उसमें तो तुमको बाइसेप्स का फंडा बताया था कि भाई पीछे बाइसेप्स इंसर्ट होगी रेडियल tuberosity पे तो सुपिनेशन पॉसिबल हो पाएगा। अगर आगे लग जाएगी तो सिर्फ फ्लेक्शन हो पाएगा, रेडियल tuberosity पे लगेगी बाइसेप्स तो सुपिनेशन नहीं होगा। इसको कैसे याद रखोगे कि लिगामेंटम पटेली अपर हाफ ऑफ टिबियल tuberosity पे अटैच होता है, लोअर हाफ पे नहीं होता है। इसका क्या याद करने का सोचा तुमने? इससे क्या, इससे एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या मिल रहा है तुमको? सर स्मूथ और रफ। हाँ जी, देखो भाई ये लग गया लिगामेंटम पटेली। तो लिगामेंटम पटेली की लेंथ कितनी होती है? हम यहाँ पे लेबलिंग नहीं करेंगे, मेरे पास जगह कम रहती, मुझे बहुत कुछ बताना रहता है, इसलिए बार बार रब करना पड़ेगा। आई विल जस्ट कीप ऑन टेलिंग, यू कैन राइट इट ऑन योर नोटबुक्स और ऑल्दो इट मस्ट बी गिवन इन योर बुक्स। सो टेल मी द लेंथ ऑफ लिगामेंटम पटेली। इसको याद करने का तरीका ही बता दें, वैसे तुम पहले तो इसका लेंथ बताओ जल्दी से, तो आगे की बात बताएं फिर हम। 5 सेंटीमीटर। यस यस, 5 सेंटीमीटर। नो। अच्छा छोड़ो, अब हमें ये बताओ, ये क्या बनाया हमने? ये व्हाट इज दिस? टिबियल कोलैटरल लिगामेंट। हाँ जी, टिबियल कोलैटरल लिगामेंट। दिस इज कॉल्ड मीडियल कोलैटरल लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड एज टिबियल कोलैटरल लिगामेंट। अच्छा अब ये बताओ, ये क्या है? फिब्युलर कोलैटरल लिगामेंट। लेटरल कोलैटरल लिगामेंट, इसका दूसरा नाम फिब्युलर कोलैटरल लिगामेंट। फिब्युलर फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट। ठीक है,
अब तुमको आसानी के लिए याद करा दे रहे हैं तीनों की लेंथ। ये जो 3 लिगामेंट्स हैं इसमें अगर हम काउंट करेंगे तो मीडियल टू लेटरल करेंगे, ठीक है। लोअर लिम्ब में काउंटिंग जब होती है तो मीडियल टू लेटरल काउंट करते हैं, जैसे टोज की बात करें, या लेटरल टू मीडियल। Medial to lateral. और अपर लिम्ब में, Lateral to medial. अपर लिम्ब में फर्स्ट डिजिट किसको कहते हैं? मीडियल नहीं, वो थंब को। लेटरल टू मीडियल। काउंटिंग अपर लिम्ब में हम करते हैं तो कहाँ से करते हैं, लेटरल टू मीडियल या मीडियल टू लेटरल? लेटरल टू मीडियल। टू लेटरल। और लोअर लिम्ब में मीडियल टू लेटरल। तो ये विभिन्नता क्यों आई, जबकि अपर लिम्ब लोअर लिम्ब तो एक साथ डेवलप हुए थे, एक ही तरह से डेवलप हुए थे? अपोजिट। सर बर्ड्स की रोटेशन की वजह से। वेरी गुड। तो अपर लिम्ब बर्ड का रोटेशन किधर होता है? लेटरल। लेटरल 90 डिग्री लेटरल। और लोअर लिम्ब का रोटेशन 90 डिग्री मीडियल। yes, so both the limbs become 180 degree opposite. So we count the numbers from lateral to medial in upper limb and from medial to lateral in lower limb. Preaxial border in upper limb is the lateral border and preaxial border in the lower limb is the medial border. ये comparison of upper lower limb का वीडियो मैंने डाला था इसीलिए। इसलिए अब तुम याद रखना कि मीडियल से लेटरल हम जो चलेंगे तो नंबरिंग हमारी जो है वो इस तरह से जाएगी, मीडियल टू लेटरल। मीडियल टू लेटरल जो है ये सबसे बड़ा वाला जो लिगामेंट है वो मीडियल है। इसको याद रखो 10 सेंटीमीटर, ठीक। इसको याद रखो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीडियल वाला 10 सेंटीमीटर है, लेटरल वाला 5 सेंटीमीटर है। तो बीच में जो आएगा दोनों का, दोनों के बीच का हो गया ना, तो दोनों के बीच का क्या एवरेज होता है? 7.5। समझ में आ गया? याद रहेगा ये 3 लिगामेंट के हाथ तो हाथ तुम्हारे मेजरमेंट्स बता दिए। आजकल एमसीक्यूज में ना मेजरमेंट भी डालने लगे हैं, फेलोपियन ट्यूब की लेंथ, इसोफेगस की लेंथ, वोकल कॉर्ड्स की लेंथ, अपेंडिक्स की लेंथ, इस तरह से लेंथ में भी आने लगे हैं एमसीक्यू। तो इसलिए लेंथ तुम्हें ये 3 चीज की याद रहनी चाहिए अच्छे से। मीडियल टू लेटरल, मीडियल 10, लेटरल 5, बीच वाला जो है वो दोनों का एवरेज। तो 7.5 सेंटीमीटर याद रहेगा तुम्हें लेंथ ऑफ लिगामेंटम पटेली है। अब बात ये आ रही है कि लिगामेंटम पटेली जो है ये अपर हाफ में लगता है, लोअर हाफ पे नहीं अटैच होता है, उसको कैसे याद रखा जाए? सीधी सी बात यह है, जब तुम खड़े होते हो अपने नी जॉइंट पे तो लिगामेंटम पटेली ऊपर की तरफ अटैच होती है ना। देखो ऐसा है ना, हम इसको एक लेटरल व्यू में बता रहे हैं। पहली चीज तो तुम्हें ये भी पता होगी कि फीमर का जो इंक्लिनेशन है वो वर्टिकल नहीं होता है टिबिया पे, पता है? फीमर इज ऑब्लिकली प्लेस्ड और ये टिबियल ट्यूबरोसिटी ऐसे होती है, ये टिबिया है। लेटरल व्यू दिखा रहे हैं ये, और यहां पे रखा हुआ है ये पटेला, पटेला ये रखी हुई, ठीक। और तुम्हें ये पता है कि ये कौन सी मसल है, विच मसल इज अटैच टू द अपर बॉर्डर ऑफ पटेला, विच मसल इज अटैच टू पटेला, ये कौन सी मसल है? Vastus lateralis. Yes, combined there are 4 components of this muscle, that is quadriceps femoris, which is attached of ligamentum patelli. No doubt upper border पे intermedius and rectus है, medial में medial vastus medialis, vastus lateralis. Anyways, so that is like, you know, and it's a sesamoid bone. It is the largest sesamoid in the human body, और ये पाया जाता है quadriceps tendon के अंदर। अब देखो कि ये अगर ये चीज यहां पे जैसे बात हो रही है, अगर लिगामेंटम पटेली फॉर इंस्टेंट वी आर प्रिज्यूमिंग कि ये यहां पे अगर लोअर हाफ पे अगर अटैच हो जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा? एंड यू नो कि क्वाड्रिसेप्स का एक्शन क्या होता है भाई, जल्दी बताओ। क्वाड्रिसेप्स का एक्शन क्या होता है? Extension of knee joint. एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट, यानी टिबिया को आगे खींचना, आगे की तरफ खींचती है ये लिगामेंटम पटेली टिबिया को,
तो अगर ये लोअर हाफ पे अटैच होगी तो टिबिया पे ज्यादा खिंचाव पड़ेगा, इतना खिंचाव पड़ेगा कि टिबिया टांग जो है वो आगे निकल आएगी घुटने के। मतलब कि तुमने एक डी में फुटबॉल खेला होगा, एक डी से तुमने किक मारी फुटबॉल पे, सोचा कि दूसरे गोलकीपर के पहुंच जाए डी में, तो इतनी जोर से किक मारी कि टिबिया आगे निकल गई घुटने के। क्यों? क्योंकि तुमने ये इमेजिनेशन वाली बात है कि अगर लोअर हाफ पे लगेगी तो टिबिया को आगे खींचने का चांस ज्यादा मिल जाएगा, और ऐसे केस में वहीं जो इधर वाला गोलकीपर है वो गिर जाएगा, उसका घुटना अलग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट्स होते हैं, नाम सुना होगा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं यहाँ पे, वो टूट जाएंगे। इसमें एंटीरियर क्रूशिएट टूट जाएगा, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी कहते हैं इसको। ये सब इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। सो दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी, अगर लिगामेंटम पटेली नीचे तक पहुंच गया टिबियल टिबरोस्टी पे। इसलिए ये याद रखना कि ये यहाँ पे नहीं अटैच होगा। ये सब कहानी हम इतनी धीरे धीरे डिटेल में बता रहे हैं ताकि चीजें याद हो जाए। अब तुमको ये याद रखना है कि लिगामेंटम पटेली इज अटैच टू द अपर पोर्शन ऑफ टिबियल टिब्रोसिटी। समझ में आई बात? लोअर पे नहीं अटैच होगी, वरना हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी हो जाएगा। लोअर हाफ ऑफ टिबिया पे क्या होगा? यहाँ पे ये तो हड्डी है, ये तो रगड़ खाएगी। जैसे रिमेंबर ओलिक्रोनन प्रोसेस, जब टेबल पे रख के लोग बैठे रहते हैं 1-2 घंटे तो हो जाता है स्टूडेंट्स एल्बो। इसी तरह से अगर ये हड्डी खुली रहेगी यहाँ पे स्किन के नीचे, तो बहुत से लोग घुटनों के बल जो चलते हैं उनके घुटने बिल्कुल रगड़ जाएंगे, स्किन उतर जाएगी यहाँ से। तो फिर इसका बचाव कैसे किया जाता है? यहाँ पे एक सैशेट रखा जाता है, सैशेट, और उसमें भरा होता है जेल। इसको क्या कहेंगे? जल्दी बता भाई। बरसा। यस, ऐसी जगहों पे जहां हड्डी को रगड़ खाने की चांसेस हैं, वहां पे एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, जेलिटिनस फ्लूइड वाला सैशेट रख दिया जाता है कि रगड़ ना आए। तो ये हो जाएगा इंफ्रापटेलर बर्सा, सुपरफिशियल इंफ्रापटेलर बर्सा। ये इतना बड़ा सा बरसा है, ठीक है। तो ये लिगामेंटम पटेली को भी कवर कर लेगा, और लोअर पोर्शन ऑफ टिबिया जो कि खुला हुआ है, स्किन के नीचे रगड़ खाएगा, इसलिए उसको भी कवर कर लेगा। अब समझ में आई बात? ये दिस वाज अबाउट इंफ्रापटेलर बर्सा। द ब्लू कलर थिंग आई हैव ड्रॉन इज इंफ्रापटेलर बर्सा। सुपरफिशियल, क्योंकि एक डीप भी होता है, इसलिए बता दिया। डीप वाला कहां पाया जाएगा? यहां पाया जाएगा, अंदर की तरफ, लिगामेंटम पटेली के नीचे डीप। ये हो गया डीप इंफ्रापटेलर बर्सा। यहां बाहर की तरफ होगा सुपरफिशियल इंफ्रापटेलर बर्सा। ये बताओ, ये इंफ्रापटेलर बर्सा जो है, इसमें सूजन आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, दर्द होगा, लाल पड़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंसान को इसको छूने से दर्द होगा। ये ऐसी कंडीशन किन लोगों में ज्यादा कॉमन होगी? हाँ जी, किसमें? आर्थराइटिस पेशेंट। आर्थराइटिस जो है वो हमेशा इंट्रा आर्टिकुलर चीजों से रिलेटेड है, आर्टिकुलर कार्टिलेज से रिलेटेड है चीज। वी आर टॉकिंग हियर इज अबाउट बर्सा दैट इज आउटसाइड द जॉइंट एंड इट इज below the patella, and that's why it's called superficial infrapatellar bursa. तो अगर इसकी बर्साइटिस कहते हैं, बर्साइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ बर्सा। So what I'm talking and asking is about what are the occupational hazard, or you can say what are those people who can easily suffer from this infrapatellar bursitis? कौन लोग होंगे ये? क्लर्जी मैम। क्लर्जी मैन किसे कहते हैं? लाइक जो प्रीस्ट होते हैं, जो चर्च में जो प्रीस्ट होते हैं वो। प्रीस्ट की बात नहीं, आम आदमी भी जब प्रार्थना करता है तो बहुत से लोग घुटनों के बल खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो घुटनों के बल अगर आप खड़े होकर प्रार्थना करेंगे तो ऑब्वियसली आपका ये वाला पोर्शन जो टिबिया का लोअर पोर्शन है, टिबियल टिब्रोस्टी का, वो जमीन पे टिकेगा।
समझ में आ रही? ये उन पोजीशंस की बात हो रही है तुम्हें, ताकि समझ में आए कि ये टच कहाँ होता है. इफ यू स्टैंड ऑन योर नीज फॉर प्रेइंग, या और कोई एक्टिविटी जिसमें आपको घुटने के बल खड़े होना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में ये सूजन में आ जाएगा. एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड क्लर्जीमैन्स नी. अब देखो, एक बरसा यहाँ पे यहां होता है. ये बरसा जो है ये पटेला के ऊपर रखा होता है. ये भी एक सैशेट है, इसके अंदर भरा हुआ है जिलेटिनस लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, ताकि पटेला अगर जमीन पे टच हो तो रगड़ ना खाए पटेला और स्किन पटेला के ऊपर जो है वो उतरने ना लगे. तो अंदर की तरफ एक ये थैली रख दी जाती है, इसमें जिलेटिन होता है, मांस होता है, लुब्रिकेटिंग. एंड दिस बरसा विल बी कॉल्ड प्री पटेलर बरसा. पटेला के सामने है ये, पटेला के ऊपर है ये, तो दिस इज कॉल्ड प्री पटेलर बरसा. पटेला भूल तो नहीं गए कहां पर है? ये है पटेला. यस, पटेला ये है. पटेला के ऊपर रखा हुआ है बरसा. ये प्री पटेलर बरसा जो है किन लोगों में ज्यादा रगड़ खाएगा जमीन पे? हाउसमेट्स नहीं, हाउसमेड आजकल जो है वाइपर से सफाई करती हैं, और या एक लंबी वाली झाड़ू से करते हैं. घुटनों के बल कोई स्वीपर या कोई मेड काम नहीं करती. पहले हुआ करता था कि जब हाउसमेट से कहा जाता था कि बेड के नीचे झाड़ू डाल के निकालो, बेड के नीचे अक्सर कूड़ा जमा रहता था, तो बेड के नीचे जब घुसता है कोई, जैसे क्लर्जीमैन और हाउसमेट का फर्क बता रहे हैं. क्लर्जीमैन घुटने पे खड़ा हुआ है, ये क्या है, घुटने पे खड़ी तो हुई लेकिन और बेंट हो गई, बेंट होके बेड के नीचे घुस गई, जिससे कि हाथ डाल के बेड के नीचे की सफाई करी जा सके. तो अब क्या होगा कि इंफ्रा पटेलर नहीं बल्कि प्री पटेलर टच हो जाएगा जमीन पे. इस वजह से इसको हाउस मेड नी कहते हैं. वेरी रेयरली कोई बेड के नीचे घुस के सफाई करती है मेड आजकल, लेकिन फिर भी उस हिसाब से मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बताया है, याद रहे. You know, that is that position in which this bursa comes in touch with the ground. So that's like, you know, pre-patellar bursitis is also called housemaid's knee. ठीक. अब देखो, ये तो मैंने इन्फ्लेमेशन की बात बताई. इन्फ्लेमेशन होता है सूजन होने का. एक चीज होती विदरिंग एंड टीयरिंग से इंसान के सूजन आ जाए. जैसे मैंने बताया, गोल्फर्स एल्बो, टेनिस एल्बो, स्टूडेंट्स एल्बो. जल्दी से बताओ, गोल्फर्स एल्बो किसे कहते हैं? लेटरल एपिकोंडाइल में. बिल्कुल गलत जवाब है. मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस इज गोल्फर्स एल्बो. लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस इज टेनिस एल्बो. स्टूडेंट्स एल्बो इज ओलिक्रॉन बर्साइटिस. तो अब ये बात आ रही है कि ये सारी जो हैं ये विदर एंड टियर एंड स्ट्रेच वाले इन्फ्लेमेशन है. लेकिन एक ऐसी सूजन भी होती है जहां इन्फेक्शन की वजह से सूजन है, बैक्टीरिया घुस जाए अगर, ठीक है, इन्फेक्शन वाले कॉज की वजह से भी सूजन आती है. तो घुटनों के बल चलने वाले कुछ और लोग होते हैं, जैसे कि जो लोग कोल माइंस में काम करते हैं. माइंस जो होते हैं जमीन के नीचे गड्ढे खोदते हैं, उसमें माइंस के अंदर जा जाके लोग अपना कोयला निकालने का जो काम होता है, डिगिंग एंड गोइंग इनसाइड, जो टनल बनाते हैं जमीन के नीचे. तो कहीं ना कहीं ये माइंस के अंदर घुस के जो लोग काम करते हैं वो घुटनों के बल रेंगते हुए अंदर जाते हैं, तो उनमें भी पटेला दबता है नीचे. अब क्या है कि दबेगा, रगड़ खाएगा तो इन्फ्लेमेटरी कॉज हो जाएगा. लेकिन अगर कोई उसमें इन्फेक्शन चला गया तो फिर वो इन्फेक्टिव कॉज होगा. तो उसमें क्या होगा, सूजन तो होगी, पस भी पड़ जाएगा. तो इन्फ्लेमेशन विद पस, एब्सेस अगर बन जाए तो वो कॉज हो जाएगा इन्फेक्टिव कॉज. इस तरह के नीज में ये इंफ्रा पटेलर के बाद ये जो अंदर रखा है ना, ये डीप इंफ्रा पटेलर बरसा है, यहां तक इन्फेक्शन पहुंच सकता है. नहीं तो सुपरफिशियल इंफ्रा पटेलर बरसा में अगर इन्फेक्शन हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड माइनर्स नी. ठीक है, तो माइनर्स नी समझ में आया, हाउसमेट्स नी हो गया, क्लर्जीमेंस नी हो गया. अब एक होता है टॉडलर्स नी. टॉडलर किसे कहते हैं जल्दी बताओ? बच्चे लोग को बोलते हैं 2 to 5. टॉडलर
तो छोटे बच्चे जो चार पैरों पे चलते हैं, छोटे बच्चे। हमारी एमबीबीएस की फर्स्ट क्लास में मैंने कुछ लोगों को डीएच में बताया था, भ्रूण अवस्था में लाइफ स्टार्ट होती फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन से 70, 80, 90 साल तक की उम्र तक के सारे फेजेस बताए थे मैंने। तो उसमें बताया था कि नियोनेट किसे कहते हैं, एम्ब्रियो किसे कहते हैं, फीटस किसे कहते हैं, इन्फेंट किसे कहते हैं, टॉडलर किसे कहते हैं, प्री स्कूल एज ग्रुप। 3 ईयर ओल्ड 1 से 3 साल। Yes, from infancy to 3 years. From infancy to 3 years is called toddler, and 3 to 5 is called preschool going age group. 5 to 10 is actually school age group, or before 12 is pre-pubertal. 12 to 13 is pubertal, and 13 to 18 is adolescence. ये सारी एज ग्रुप्स के अलग अलग नाम्स बताए थे मैंने। तो ये टॉडलर नी क्या होता है? 1 साल का बच्चा पहली बात तो फ्रीली नहीं चल पाएगा, सपोर्ट लेके टेबल को और दीवार को पकड़ के चलने की कोशिश करता है। दीज आर कॉल्ड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। 1 साल पे किसी सपोर्ट को पकड़ के खड़ा होगा, 15 महीने पे सब कुछ छोड़ के खड़ा हो जाएगा, और 18 महीने पे छोड़ करके सब कुछ खुद से चलने की कोशिश भी करेगा, लेकिन 2-4 कदम चलने पे गिर जाता है। और एक चीज देखी होगी, अंडर 2 इयर्स ऑफ एज का जो चाइल्ड है वो जब चलेगा तो वो अपनी टांगों को फैला के चलेगा। जो नॉर्मल एडल्ट वॉक है उससे काफी डिफरेंट होती है। दोनों पांव को फैला के क्यों चलता है, बताओ जल्दी से, कोई रीजन? जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे हो जाएगी पहली बात तो आपको स्टेबिलिटी मिलती है। दूसरी चीज ये कि उसके अभी प्रॉपरली हड्डियां बनी ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्केलेटन इज कार्टिलेजिनस, वो ग्रोथ फेज में है। तो उस फेज में अगर तुम उसके नीज को देखोगे तो दे विल बी बोइंग ऑफ लेग्स। बोइंग ऑफ लेग्स का मतलब ये होता है कि एक टांग ऐसे जा रही है बच्चे की और एक टांग ऐसे जा रही है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड बोइंग ऑफ लेग्स। समझ में आई बात? बोइंग ऑफ लेग्स यानी घुटने जो हैं बाहर की तरफ ऐसे आर्च्ड होंगे। समझ में आई बात? तो इस तरह के नीज को कहते हैं, वी कॉल इट एज वेरस डिफॉर्मिटी, जीनू वेरस, ठीक है? लेकिन ये ग्रोथ फेज में है तो ये नॉर्मल है। एडल्ट में अगर ऐसा होगा कि दोनों घुटने दूर पहुंच गए, एक दूसरे घुटने से अलग अलग हो गए, तो जीनू वेरस डिफॉर्मिटी हो जाती है। लेकिन ये चूंकि नॉर्मल है, सो रिमेंबर दिस टाइप ऑफ नी इज कॉल्ड टॉडलर्स नी। आज मैंने 4 नी तुमको करा दी हैं, ये चारों नीज पता होने चाहिए, 3 एल्बो करा दिए, तीनों एल्बो पता होनी चाहिए। तो टॉडलर्स नी इज द बोइंग ऑफ द नी। गॉट इट? और एक बताएं, ये कंडीशन रिकेट्स में भी हो जाती है, ठीक है? अब एक नी और बता देते हैं, ये वाला है। इस तरह के नीज को क्या कहेंगे? दोनों नीज का कर्वेचर अंदर बीमारी होती है जिसमें टांगें ऐसी हो जाती है। क्या? नहीं, मुड़ के देख। ये अगर दोनों नीज वर्कर में यूं हो जाती है, यूं आगे निकल, माल न्यूट्रिशन वगैरह होता है ना जो। अगर दोनों नीज अंदर आ जाएं, आपस में टकराएंगी, तो उनको कहेंगे नी नॉकिंग। और ये कंडीशन भी बहुत से लोगों में पाई जाती है, यानी कि ये प्री स्कूल एज ग्रुप में भी पाई जाएगी। प्राइमरी स्कूल्स में अक्सर बच्चे आते हैं जिनके घुटने आपस में चलने में टकराते हैं। क्या बोल रहा है यार, साफ बोलो। हेलो, आपस में बात कर रहा, बोलते ही नहीं साफ। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज कॉल्ड नी नॉकिंग। तो तुमको हमने 5 टर्मिनोलॉजी बताई नी से रिलेटेड, अभी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी बाकी हैं। लेकिन पैथोलॉजिकल कंडीशन इन एडल्ट्स, इफ देयर इज दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी, दिस इज कॉल्ड जीनू वेरस। नाउ दिस इज कॉल्ड जीनू वेरस। वेरस महीना 90 दिन मान लो। This deformity is Genu Verus deformity, and this deformity is Genu valgus. This deformity is Genu valgus. So, knee knocking is Genu valgus and bowing of legs is Genu verus. Adults में, ठीक है?
और अब आगे बढ़ते हैं, इधर की काफी चीजें हो गई। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंडाइल्स। उसमें सर क्या हुआ, थक गए? अटेंडेंस दे के छोड़ दें? नो सर, माइनर नहीं बता दीजिए फिर सर। क्या बता दें? माइनर्स नहीं, माइनर्स नहीं, पूरी कहानी तो हम डिटेल में समझा रहे हैं, इसीलिए तुम अगर ध्यान से सुनना चाहो, ये सब वन टाइम इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, आगे टाइम नहीं मिलेगा। अभी तुम्हारा बहुत बहुत बड़ा सिलेबस, समुंदर जैसा सिलेबस बाकी है। कब होंगी तुम्हारी 6-7 किताबें तो रखी होंगी, हिस्टोलॉजी की किताब, इम्ब्रियोलॉजी की किताब, न्यूरो एनाटमी की किताब, हेड एंड नेक, थोरैक्स, न्यूरो एनाटमी, एब्डोमेन, पेल्विस। कब करोगे? इसीलिए हम जब समझाते हैं उसी टाइम ध्यान से सुन लिया करो, बार बार मौका नहीं मिल पाएगा। तो माइनर्स नी क्या होता है, जैसे मैंने इसलिए बताया कि क्लर्जीमैन घुटने पे होगा, वही क्लर्जीमैन को कहो अगर घुस जाए उसमें माइंस के अंदर, तो जो घुसेगा गुफा में, तो वो घुटने के बल अंदर घुसेगा, तो घुटने में रगड़ तो आएगी ही, तो बरसा में इन्फ्लेमेशन आएगा। लेकिन अगर वहां कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसमें पस बन जाएगा, मवाद बन जाएगा, एब्सेस हो जाएगा। सो सच बर्साइटिस ड्यू टू इन्फेक्शन will be called minors beat knee। कुछ जगह लिखा होता minors beat knee, ठीक है। इंफ्रापटेलर में 2 रीजन है, अगर सिर्फ इन्फ्लेमेटरी है तो क्लर्जीमैन्स, अगर इन्फेक्टिव कॉज आ गया है तो माइनर्स नी, ठीक है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट दिस पोर्शन। व्हाट इज दिस पोर्शन हियर कॉल्ड? क्या है ये? मीडियल कॉन्डाइल। Yes, the anterior surface of the medial condyle of tibia, right? तो पहले तो मुझको कुछ रब करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया। कोई बता दे कि एंटीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया की क्या सिग्निफिकेंस है? वैसे तो मीडियल कंडाइल की ही बता दो, मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया की क्या सिग्निफिकेंस है? It is the weight-bearing condyle of tibia during standing position. It is the bigger condyle of tibia. Lateral condyle is a smaller condyle comparatively. Then, during the stages of flexion of knee, when you are flexing and planning to sit down, initial 15 degrees तक weight medial condyle पे रहता है। Beyond 15 degrees, if you planning to sit down, then your line of gravity shifts from the medial condyle to the lateral condyle. So when you are about to sit down, at that time, your weight bearing condyle will be the lateral condyle. But when you are standing, your line of gravity passes through the medial condyle, both femur and tibia. So this is one important point about that, it is the weight bearing condyle of tibia. अब इसके बाद यहां बात करेंगे what lies here, what are the attachments? There are muscles attached here. Anybody can tell me what are the muscles attached here on the anterior surface of the medial condyle of tibia? सेमीमेम्ब्रेनोसिस। कौन सी? सेमीमेम्ब्रेनोसिस। यहां पे अटैच होती हैं 3 मसल्स, sartorius, gracialis and semitendinosus. sartorius, then femoris, and semimembranous, semitendinosus. अब ध्यान से देखो क्या है, ये 3 मसल इस तरह से अटैच होती हैं। मीडियल टू लेटरल, इफ यू टॉक अबाउट हियर मीडियल टू लेटरल, सो यू कैन सी द बिगेस्ट, सॉरी मैंने ये कलर कोडिंग गलत यूज कर ली है, दिस शुड बी कलर्ड इन विच कलर? ब्लू। यस, तो हमें अब इसको ब्लू में बनाना चाहिए। This you are seeing is invert, I mean, J-shaped insertion. I mean, we are talking is about the 3 attachments. Out of those 3 attachments, the biggest insertion is that of which muscle is this? Sartorius. Yes. So this is sartorius. This is sartorius, ठीक है? Then ये जो बीच में लगी है मसल, इसको क्या कहेंगे? Gracialis. This is ग्रेसियलिस। ग्रिसालिस। ग्रिसालिस मसल का कोई दूसरा नाम? वी आर टॉकिंग इज लेटरल टू मीडियल हियर, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बात है, लेटरल टू मीडियल है ये। और मीडियल मोस्ट कौन सी हो जाएगी? Semitendinosus. सेमीटेंडिनोसिस।
दिस इज सेमी टेंडिनोसस, ठीक है। ओके, याद रहेगा ये लेटरल टू मीडियल और मीडियल टू लेटरल या ग्रेसालिस बीच में है या मीडियल है, विच वन इज लेटरल मोस्ट विच इज मीडियल मोस्ट, ये सब कैसे याद रहेगा? इसके लिए कोई निमोनिक है? अ गर्ल बिटवीन टू सरदार, एक निमोनिक तो ये है। इसको कह सकते हो अ गर्ल बिटवीन टू सोल्जर्स ऑल्सो। रिमेंबर अ लेडी बिटवीन टू मेजर, वो कहां पे थी? ह्यूमरस में। ह्यूमरस में थी, बाइसिपिटल ग्रूव में। हाँ हाँ, तो उसमें मेजर जो लेटरल वाला मेजर कौन था? पेक्टोरालिस मेजर। और मीडियल वाला टेरिस मेजर। तो अब यहाँ ये तो क्लियर हो गया, गर्ल बिटवीन टू सोल्जर या गर्ल बिटवीन टू सरदार, वॉट एवर वे। तो जी यानी ग्रेसालिस बीच में हो जाएगी। अब इन दोनों में से मीडियल कौन होगा, लेटरल कौन होगा, वो कैसे याद रखा जाए? तो उसके लिए ये जो हमने डायग्राम बनाया है राइट साइडेड डायग्राम है, एंड हम लोग हमेशा व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग हिंदी और इंग्लिश, वी स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए आता है, डिक्शनरी में डालोगे तो एस ए पहले आएगा, एस ई बाद में आएगा, है कि नहीं? तो पहले इसको रखोगे, बाद में इसको रखोगे, इस तरह से याद रख सकते हो। तो sartorius will be on the right side, semi will be on the left side. Remember that we are talking is of the right knee joint and the anterior view. मोस्ट कॉमन डायग्राम यही होता है। पैरेलल्स हमने बताया डायग्राम में, इट्स अ कन्वेंशन दैट वी प्रेफर ड्राइंग डायग्राम्स ऑफ द राइट साइड। तो राइट साइड नी जॉइंट का इमेज याद रखोगे तो राइट टू लेफ्ट हम लिखते हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एस ए पहले आएगा, एस ई बाद में आएगा। तो sartorius विल बी लेटरल एंड द लार्जेस्ट इंसर्शन, and semimembranosus will be the medial insertion, gracilis in between, ठीक है। अब इन तीनों मसल को एक साथ क्या बोलते हैं? The three muscles together is called, the heading, what heading I am teaching here, वैसे तुमको पढ़ा दिया गया होगा। हेडिंग क्या है? ये नाम तक नहीं बताया तुम लोग को अभी तक किसी ने? नो सर, नहीं बताया था? तो चलो तुम्हारा टॉपिक कवर हो गया ये। दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू इज अबाउट द गायरोप्स। शॉर्ट नोट आता है इसमें 5 नंबर का गायरोप्स के ऊपर। सो गायरोप्स आर द 3 मसल्स फ्रॉम द 3 डिफरेंट बोन्स ऑफ द हिप बोन, 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हिप बोन, इलियम, ischium and pubis, and the 3 muscles from the 3 different part of the hip bone, they insert at a common point, and that is the anterior surface of the medial condyle of tibia. तो इसमें से इलियम से कौन सी मसल आ रही है जरा बताओगे? ग्रेसिलिस। Sartorius is arising from the anterior superior iliac spine. कितनी बार बताया? ओरिजिन इंसर्शन रट लो अच्छे से, right? So sartorius comes from ilium. Then out of these 3, which muscle is coming from the pubis? ग्रेसियालिस। Yes, ग्रेसियालिस का नाम आया था, तो मैंने पूछा था ग्रेसियालिस का दूसरा नाम? एंटीरेप मसल। Yes, एंटीरेप। अच्छा, एंटी रेप मसल। अच्छा, ये तो तुमको मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई तो करा दिया गया है। यस सर। तो ग्रेसालिस का एक्शन ही बता दो मुझे। व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी रेप मसल? फ्लेक्सर सर, एडक्शन एंड थाई। अरे भैया, अडक्शन किस चीज का? हिप का। हाँ जी, अडक्शन ऑफ थाइज करा देगी, लेकिन इट्स अ वीक अडक्टर, ये भी याद रखना पड़ेगा तुमको। देयर आर अडक्टर मैग्नस लॉन्गस व्हिच आर वेरी पावरफुल अडक्टर्स। ग्रेसालिस इज अ वीक अडक्टर ऑफ थाई। और ग्रेसालिस की और एक्शन क्या है? एक्सर का फ्लेक्सर है। किस चीज का फ्लेक्शन? थाई का। थाइज का नहीं, नीज का। नी जॉइंट पे फ्लेक्शन कराएगी, थाइज का भी कराएगी, लेकिन थाइज पे इस पे एक्शन ज्यादा नहीं आएगा। मेन इसका एक्शन आएगा फ्लेक्शन ऑफ नी एंड जो तुमने बताया अभी अडक्शन ऑफ थाई। और एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन, मीडियल रोटेशन। यस, मीडियल रोटेशन ऑफ द थाई। ये सब इंपॉर्टेंट एक्शंस हैं। सो इट विल कॉज अडक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ थाई एंड फ्लेक्शन ऑफ नी। ठीक, तो ये कहलाती है एंटीरियर। अब जल्दी से बताओ, हमने sartorius का भी कोई दूसरा नाम बताया था? टेलर्स मसल। टेलर्स मसल। यस, टेलर सिट मसल। और भी एक नाम था, हनीमून मसल।
हनीमून मसल, ठीक है। तो तुम्हें फ्रंट ऑफ थाई भी करा दिया गया है। सार्टोरियस का एक्शन जल्दी से बता दो। एब्डक्टर एंड लेटरल रोटेटर। सार्टोरियस का एक्शन बड़ा आसान सा है। अगर मान लो जमीन पे तुम्हें खाना परोस दिया गया है और तुम्हें जमीन पे बैठ के खाना है, तो तुम जब झुकोगे तो जो पोजीशन तुम्हारी हिप जॉइंट और नी जॉइंट पे होगी वो सार्टोरियस की वजह से होगी। इस वजह से उस एक्शन को बता दो, वही एक्शन है सार्टोरियस का। तुम्हें याद करने का तरीका बता दिया। तो सबसे पहले जमीन पे बैठोगे तो क्या करो? हाँ, फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट। फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट होगा, बिल्कुल। ये सोच के बैठो कि इंडियन सीट, टॉयलेट सीट पे नहीं बैठ रहे हो। बैठ कहाँ रहे हो? पालती मार के खाना खाने के लिए। तो दो डिफरेंट पोजीशंस में इंसान बैठता है। तो पालती मार के जब बैठोगे तो उस पोजीशन में थाई का मूवमेंट क्या होगा व्हेन यू आर सिटिंग? वन इज फ्लेक्शन एट हिप, दूसरा वेरी गुड, लेटरल रोटेशन ऑफ थाइज होगा। वेरी गुड। और बताओ? फ्लेक्शन एट नी होगा। बस ये 3 एक्शन याद रखना। लेटरल रोटेशन ऑफ थाई, अबडक्शन ऑफ थाई, देन फ्लेक्शन। हाँ, 4 हो गए। लेटरल रोटेशन होगा, अबडक्शन होगा, फ्लेक्शन होगा, और फिर घुटने पे मोड़ेगा, यानी फ्लेक्शन ऑफ नी जॉइंट। चूंकि सार्टोरियस अपने कोर्स में ऊपर से नीचे 2 जॉइंट को क्रॉस कर रही है, एक हिप जॉइंट, दूसरा नी जॉइंट, इसलिए एक्शन दोनों पे आएगा। इनफैक्ट ऑल द 3 गायरोप्स actually are crossing the 2 joints, hip joint and knee joint. ये तीनों मसल दोनों जॉइंट पे काम करेंगी। नेक्स्ट कम इज द इशियल ट्यूबरोसिटी से कौन सी मसल आ रही है? सेमी टेंडिनोसस आएगी। याद रखना, इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया है बैक ऑफ थाई की मसल्स में। सेमी टेंडिनोसस को टेंडिनोसस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो अटैचमेंट होता है वो टेंडिन जैसा होता है, इंसर्शन वाला, यानी लोअर हाफ ऑफ दिस मसल इज टेंडिनोसस। और सेमी मेम्ब्रेनोसस को मेम्ब्रेनोसस क्यों कहते हैं? क्योंकि इंसर्शन फ्लैट मेम्ब्रेन टाइप होता है। नो, इसका अपर हाफ मेम्ब्रेनोसस है, इसका ओरिजिन पॉइंट मेम्ब्रेनोसस है। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने। इंसर्शन पे मेम्ब्रेन नहीं है, ये ओरिजिन यानी इशियल ट्यूबरोसिटी के पॉइंट पे पतली है, मेम्ब्रेनोसस है। तो ये दोनों में फर्क है। टेंडिनोसस नीचे की तरफ टेंडन है और सेमी मेम्ब्रेनोसस ऊपर की तरफ मेम्ब्रेनोसस है, यानी ओरिजिन साइड पे पतली है, ठीक है। एंड सेमी मेम्ब्रेनोसस का इंसर्शन कहाँ होता है? टिबिया पे, मीडियल कॉन्डाइल में, लेकिन थोड़ा ऊपर होता है, पीछे होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, ठीक है, आउटसाइड द नी जॉइंट कैप्सूल। अच्छा, तो अब बताया था मैंने कि ये सेमी मेम्ब्रेनोसस जब इंसर्ट करती वहां पे ये फेनोरोसिस देती है नी जॉइंट को और बनाती ऑब्लिक पॉप्लिकल लिगामेंट, और कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट को पीछे से मजबूती प्रोवाइड करती है। ये सारी बातें मैंने बताई थी। ये तीनों तुम्हें पता हो गई मसल्स के बारे में, गायरोप्स के बारे में सारी। नर्व सप्लाई जल्दी से तीनों की बता दो। ग्रेसालिस की नर्व सप्लाई ऑब्ट्यूरेटर नर्व। वेरी गुड, बिकॉज इट्स अ मसल ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट, तो नर्व सप्लाई विल बी बाय ऑब्ट्यूरेटर नर्व। एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर नर्व? एंटीरियर डिवीजन। रट लेना अच्छे से, एंटीरियर से क्या क्या है, पोस्टीरियर से क्या क्या है। सो इट इज इनोवेटिव एंटीरियर डिवीजन। नाउ सार्टोरियस की नर्व सप्लाई? एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन? यस, एंटीरियर डिवीजन। डायरेक्ट और थ्रू? डायरेक्ट। समटाइम्स थ्रू द इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई के थ्रू भी जाती है नर्व सप्लाई, ठीक है। एंड इट इज द ओनली मसल इनर्वेटेड बाय द एंटीरियर डिवीजन ऑफ femoral nerve। और कौन सी? सेमी टेंडिनोसस की नर्व सप्लाई? इसका तो क्राइटेरिया है हैमस्ट्रिंग का 4, ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन, नर्व सप्लाई। Sciatic nerve। Yes, so tibial component of sciatic nerve will be the nerve supply for semitendinosus. Got it? अच्छा, तो यानी हमने तुम्हें गायरोप्स पूरा करा दिया है। तीनों मसल, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन सबके हो गए हैं, निकनेम्स भी सबके हो गए हैं। अब एक चीज चलते चलते इसमें और है, और वो है ये कि जब ये इंसर्ट होंगे, याद रखना कि जब कहीं हड्डी स्किन के नीचे होती है तब रगड़ खाती है, और जब टेंडन एक साथ आपस में नजदीक आके इंसर्ट होंगे तो टेंडन भी आपस में जो है, मान लो कोई एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही, दूसरी नहीं कर रही, तो टेंडन भी आपस में रगड़ खाएंगे। तो आपस में टेंडन रगड़ खाएंगे तो वो भी तो विदर टीयर होगा ना वहां पे,
खिंचाव होगा, एक टेंडन खींच रहा है दूसरा नहीं खींच रहा है, या दूसरा खींच रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर जब टेंडन खींचेंगे, इतने नजदीक नजदीक है ना सारे इंसर्शन पॉइंट, 3 मसल्स द कॉमन पॉइंट ऑफ इंसर्शन, सो दे विल विदर एंड टियर, आपस में रगड़ खाएंगे, इसलिए यहाँ पे भी वो सैशेट रख दिया जाता है, जेलेटिन वाला, लुब्रिकेटिंग वाला। ये जो पिंक कलर का सैशेट है, ये देख रहे हो, ये तीनों मसल्स के बीच में भी जाता है, इस तरह से इंसर्शन है, जैसे लग रहा है कोई पांव है, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, राइट। तो ये बरसा जो है, इस बरसे को क्या कहते हैं बताओ भाई, ये तो इंपॉर्टेंट है। दिस बरसा विच passes in between the 3 tendons of the gyropes, this bursa reaches in between the insertion of the 3 gyropes and surrounds the insertion of the 3 gyropes. Which bursa is this? इसके जो शेप है, जो मैंने अभी जिक्र किया, मैंने तुमको बताया, उसी पे इसका नामकरण किया गया है। क्या नाम होगा इसका बरसे का? अब इसका कुछ शेप समझ में आया तुमको? ये हो गई सार्टोरियस क्रिसालिस सेमीटेंडिनोसस। तो तुम्हें दिख रहा है ये एक पांव जैसा लग रहा है, बतख का पांव, जैसे जमीन पे फुटप्रिंट्स पड़ते हैं ना, कोई बतख पानी से निकल के जमीन पे चलेगी तो उसके फुटप्रिंट्स पड़ जाते हैं, वो इस तरह के फुटप्रिंट्स पड़ते हैं, तो एंसरीन कहते हैं, एंसरीन। एंसरीन इज अ वर्ड फॉर ये एक बतख होती है जिसको गूज कहते हैं, और प्लूरल इसका होता है गीज, जिसका जोलॉजिकल नेम एंसराइन होता है, एंसराइन कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एंसरीन बरसा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये सब याद रहेगा। नाउ कैन यू सी, काफी बड़ा सा बरसा है ये। तो फिर ये बात आती है दिमाग में कि भाई अगर ये इतना बड़ा है तो फिर लार्जेस्ट क्या ये ही है बॉडी में बरसा? और अगर ये लार्जेस्ट नहीं है तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि विच इज द लार्जेस्ट बरसा इन द ह्यूमन बॉडी, वो भी तुम्हें पढ़ा दिया गया होगा। नी का बरसा। सो द लार्जेस्ट बरसा is placed below the tendon of iliacus and psoas major. Actually, they are powerful flexors of the hip joint, and they also preventing the anterior dislocation of the hip joint, क्योंकि hip joint के आगे से गुजर रही हैं। Revision is really very important. So tell me, what ligaments prevent the anterior dislocation of hip joint? पढ़ा चुके हैं Sir, iliofemoral ligament and pubic femoral ligament. of Bigelow. It is the strongest ligament of the body. strongest ligament of the body, and that's inverted Y-shaped ligament, और उसके साथ में सहयोग कौन करता है? Pubic femoral ligament. Pubofemoral, right. Which ligament prevents the posterior dislocation of hip joint? Ischial femoral. Very good. Ischiofemoral ligament, although it's a weak ligament. What muscle prevents the upward dislocation of hip joint? Rectus femoris. Reflected head of rectus femoris. एक straight head होता है, वो कहाँ से arise करता है? above acetabulum. Anterior inferior iliac spine से arise करता है स्ट्रेट हेड, और दूसरा रिफ्लेक्टेड कहां से करता है? अबव द एसिटेबुलम. सो द रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस प्रिवेंट्स अपवर्ड डिसलोकेशन. व्हिच मसल प्रिवेंट्स इंफीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट? Obturator externus. वेरी गुड, ये सब बताया था मैंने। इंफीरियर डिसलोकेशन क्योंकि नेक ऑफ फीमर के नीचे से पास होती है ये ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, जबकि ये ओरिजिन वाइज नर्व सप्लाई इसकी उधर ही से है, मीडियल कंपार्टमेंट ऑब्ट्यूरेटर नर्व से है, बट ये घूम के नीचे से निकल के जाती है नेक ऑफ फीमर के और इंटरट्रोकेंट्रिक फोसा में डीपली इंसर्ट हो जाती है। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट आर द मसल्स इंसर्टेड इन द ट्रोकेंट्रिक फोसा? quadriceps femoris. क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस तो पटेला पे होती है। नहीं सॉरी, 4 मसल होती हैं, ये बताया था मैंने जब हिप बोन पढ़ा रहे थे और फीमर भी पढ़ाई थी तभी, तब बता दिया था मैंने। ट्रोकेंट्रिक फोसा इज अ डिप्रेशन इन द ग्रेटर ट्रोकेंटर व्हेन यू सी द ग्रेटर ट्रोकेंटर फ्रॉम द मीडियल व्यू. So you'll find there's a depression and there are 4 muscles inserted onto this trochanteric fossa. कौन-कौन सी मसल्स होंगी? ऑब्टूरेटर इंटरनस जो है वो टेंडिनस होती है, ऑब्टूरेटर इंटरनस विद द 2 गैमिलस, उसके टेंडन के ऊपर और नीचे एक एक फ्लैशी बेली चलती है. सो यू हैव ऑब्टूरेटर इंटरनस विद सुपीरियर गैमिलस एंड इंफीरियर गैमिलस.
3 muscles. These are inserted in the trochanteric fossa. और एक मसल जो है वो मीडियल कंपार्टमेंट से पास होके बिलो द नेक ऑफ फीमर होते हुए फिर आके इंसर्ट होती है, एंड दैट इज ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस. तो तुम्हारे लिए आसान कर दिया है मैंने, याद रखना कि ट्रोकैंटिक में पेयर्ड मसल्स लगती हैं, यानी 4, 2 गैमिलस 2 ऑब्टूरेटर. बड़ा आसान हो गया. 2 गैमिलस कौन सी? सुपीरियर इन्फीरियर. 2 ऑब्टूरेटर पता है, एक एक्सटर्नस एक इंटरनस. सिंपल सी बात है. 2 पेयर्स में मसल्स होती हैं, नाम याद रखना आसान है, 2 ऑब्टूरेटर 2 गैमिलस. ये चारों ट्रोकैंटिक फोसा में इंसर्ट होती हैं. अब एक क्वेश्चन आता है, जब 4 चीजें हो जाती हैं तो एमसीक्यू बनना आसान हो जाता है ना, ABCD. तो एक एमसीक्यू बन जाता है इस पे. Which of the 4 muscles is deeply inserted in the trochanteric fossa? Superior camellus, inferior camellus, obturator externus, obturator internus. अभी बताया था. देखो भाई ध्यान से सुन लो. जब तुम्हारा यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा तो 3 एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे और 2 इंटरनल एग्जामिनर होंगे. एक्सटर्नल एग्जामिनर जब आते हैं, कभी देखा है कि मतलब रिस्पेक्ट किसकी ज्यादा की जाती है? चाय नाश्ता काजू बादाम किसको खिलाए जाते हैं? इंटरनल एग्जामिनर को, एक्सटर्नल एग्जामिनर को? एक्सटर्नल. तो एक्सटर्नल एग्जामिनर जब आते हैं तो उनको कहाँ बैठाया जाता है? बाहर वाले कमरे में या अंदर वाले कमरे में? जो मोस्ट बेस्ट कमरा हो, जहाँ AC लगा हो, सोफा सेट लगा हो, इंतजाम अच्छा हो, ज्यादातर वेलकम उनका अच्छे से किया जाता है कि नहीं? यस सर. मेरी बात से तुमको आंसर पता चल गया कि ट्रोकैंट्रिक फोसा में डीपली इंसर्ट कौन होगा? जिस एग्जामिनर को डीपली बैठाया जाए अंदर वाले कमरे में. ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस. याद रहेगा, ये एक MCQ तुम्हारा सॉल्व कर दिया है विद एग्जाम्पल. यस सर. तो ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस इज डीपली इंसर्टेड इन द इंटरट्रोकैंट्रिक फोसा. इंटरनस अपने 2 सहयोगियों के साथ, यानी ये सुपीरियर इंफीरियर गैमिलस के साथ बाहर ही बाहर रहेगा, यानी पेरिफेरी ऑफ द ट्रोकैंट्रिक फोसा. इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये लोग कितने लोग अभी तक आते जा रहे हैं? अच्छा हाँ, टाइम हो गया ना, उन्होंने अलार्म लगा के रखा होगा, अटेंडेंस इतने बजे लगनी है, तो 12 बजे से पहले लॉग इन कर लो. अच्छा, तो एंसरीन बरसा भी हो गया, मिलपिकनाइल भी हो गया. अब रह जाता है हाँ, लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया एंटीरियर सरफेस. ये देख रहे हो ना, ये इसकी अगर बात करें तो लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया एंटीरियर सरफेस पे क्या अटैच होगा? यहाँ पे व्हाट विल बी अटैच्ड? एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया. ये लो, मैंने कलर कोड यूज कर लिया है, तुम्हें हेल्प कर दी इतनी. कलर कोड से तुम्हें कुछ तो आइडिया हो गया होगा कि ये क्या अटैच होगा. इलियोटिबियल ट्रैक्ट. वेरी गुड. ITT अटैच होता है इस पे, ठीक है? ITT. तो ग्रीन कलर मींस लिगामेंट अटैच होगा, मसल नहीं अटैच होगी, याद रखना. ITT के बारे में भी मैंने काफी कुछ बताया था. व्हाट इज ITT? It is thickening of the fascia lata on the lateral side of the thigh, and superiorly it blends. जैसे क्लेविपेक्टोरल fascia बीच में पेक्टोरलिस माइनर को इन्वेस्ट करता है और ऊपर जाके सबक्लेवियस को इन्वेस्ट करके क्लेविकल की इंफीरियर सरफेस पे मिडिल 1/3 पे मसल अटैच होती ना, सबक्लेवियस, उसको इन्वेस्ट कर लेता है क्या? क्लेविपेक्टोरल fascia. इसी तरह से जो ITT है, ये थिकनिंग है किसका? fascia lata ऑफ द थाई, दैट इज द डीप fascia. ये जब ऊपर जाएगा, कहां जाएगा? आइलिक क्रेस्ट पे पहुंचेगा. आइलिक क्रेस्ट पे ASIS से ऊपर चलोगे 5 सेंटीमीटर तो एक ट्यूबरकल मिलता है, क्या कहलाता है वो? इलियक ट्यूबरकल. तो ASIS से इलियक ट्यूबरकल तक एक मसल अराइज कर रही थी आउटर लिप ऑफ द आइलिक क्रेस्ट पे. वो कौन सी मसल थी? TFL, tensor fasciae lati. So ITT invests this muscle, tensor fasciae lati, right? और ITT पे एक और मसल अटैच होती है, इंसर्ट होती है. वो कौन सी मसल होती है? Gluteus maximus. The largest muscle of the human body, gluteus maximus. Superficial fibers, most of the fibers. तो ITT का फंक्शन क्या है? ये भी मैंने बताया था. ध्यान से सुन लो, इसको, इंपॉर्टेंट है ये ITT, क्योंकि पता नहीं हम तो सोचते थे कि तुम लोग आ जाओगे तो हम
बहुत सारी चीजें जो होती हैं डिमॉन्स्ट्रेट करके पढ़ाने में ज्यादा सही रहती हैं, लेकिन अब मुझे लगता है अभी तुम्हारा इधर का आने का जल्दी कुछ सीन है नहीं। तो कब तक ओपन होंगे कॉलेज? ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को क्या कहेंगे? यहां पे ये कौन सी हड्डी है, बता दो जल्दी से। ये कौन सी हड्डी है? दिस इज आइलियक क्रेस्ट। और ये कौन सी हड्डी है? ये है सेक्रम। और यहां पे एक हड्डी लगी है, ये एक हड्डी लग गई है, ठीक। और एक हड्डी ये है, ठीक है। और सुनो, ये तुम लेटरल व्यू देख रहे हो, ठीक है। इमेजिन यू आर सीइंग दिस व्यू फ्रॉम द लेटरल साइड। तो ये बताओ, लेटरल साइड से देखोगे तो ये टिबिया दिखाई देगी? नो सर। जी। तो इमेजिन करो कि फिबुला जो है निकाल दी है, डिसआर्टिकुलेट कर दी। अब देखो, ASIS से आइलिक ट्यूबरकल यहाँ एक मसल अराइज कर रही थी। ये कौन सी मसल है? टेंसर फाशिलाटी। और एक मसल जो है वो पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ दिस आइलिक क्रेस्ट से अराइज करती है। याद करो कौन सी थी ये? यहां से। और लेटरल हाफ ऑफ द सेक्रम से भी अराइज कर रही थी ये मसल। और लेटरल हाफ ऑफ द कोसिक से भी अराइज कर रही थी ये मसल। पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ग्लूटियल सरफेस ऑफ द हिप बोन से भी अराइज कर रही थी। और एक लिगामेंट से भी अराइज कर रही थी। कौन से लिगामेंट से? सार्कोट्यूबरस। यस, सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट से भी अराइज कर रही थी। वेरी गुड। इतना सब ओरिजिन है इसको मसल का। ये है लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। अब देखो काम की बात, ये तुम्हारा जो टेंसर फाशिलाटा था, ये यहां से चला और सीधे आके यहां अटैच हुआ है ऐसे। और ये कहां लग रहा है? लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया पे एंटीरियरली। तो ये थिकनिंग ऑफ फाशा लाटा ऑन द लेटरल साइड ऑफ द थाई है, ठीक। इसने इन्वेस्ट, यानी इसी के अंदर बंद है ऊपर के लेवल पे। ये जो अंदर मसल बंद है वो है टेंसर फाशिलाटी, ऐसे ये मसल है। और दूसरी मसल जो ये है वो ये है। मोस्ट ऑफ द फाइबर्स ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, मैंने बताया था ग्लूटियल फोल्ड के नीचे तक आते हैं फाइबर्स इसके, ग्लूटियस मैक्सिमस के। और वो भी आके किस में लग रहे हैं? इलियोटिबियल ट्रैक पे लग रहे हैं, यूं, ठीक है। और ये यहां पे आके लग रहा है। अब इस पोजीशन को क्या कहेंगे? दिस पोजीशन इज, एंगल यहां पे बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है, ये है ना। तो दिस विल बी कॉल्ड अ सेमी फ्लेक्स्ड हिप एंड सेमी फ्लेक्स्ड नी। दोनों ही जॉइंट्स आधे आधे फ्लेक्स्ड हैं। और ऐसी पोजीशन बहुत ही अनस्टेबल होती है। जैसे कि आपका कुछ सामान जमीन पे गिर गया, मान लो पेंसिल, रबड़, शार्पनर, सिक्का, कॉइन। तो जमीन पे जब कोई चीज गिर जाएगी तो इंसान उसको झुक के उठाएगा। कुछ लोग होते हैं कि वो पूरा फ्लेक्शन हिप जॉइंट पे ले आएंगे और नीज पे नहीं फ्लेक्स करेंगे और डायरेक्ट पूरे ट्रंक को नीचे ले जाएंगे, हाथ बढ़ा के उठाएंगे। वो एक ऑकवर्ड पोजीशन भी होगी और आपको ज्यादा स्ट्रेस भी पड़ेगा। कुछ लोग होंगे कि अपने हिप जॉइंट और नी जॉइंट दोनों को फ्लेक्स करेंगे और जहां खड़े वहीं बैठ जाएंगे। बैठने नहीं बल्कि नहीं, थोड़ा सा झुकेंगे जितना आपकी हाथ आपका जमीन तक पहुंच जाए और आपने जमीन पर पड़ा हुआ रुमाल उठा लिया। इस पोजीशन में कोई आपको स्टैचू बोल दे, एकदम स्टैचू, तो अब आपको स्टैचू बनना पड़ेगा। यानी किस पोजीशन में? सेमी फ्लेक्स हिप एंड नी। इस पोजीशन में अगर स्टैचू बना दिया जाए तो कितनी देर रुक पाओगे? मेरे ख्याल से 2-4-5 मिनट, इट डिपेंड्स आपका बॉडी वेट कितना है। तो 2-4 मिनट 5 मिनट तक के तो इंसान ऐसे पोजीशन मेंटेन कर लेगा। लेकिन अगर बंदा जो है वो लीन एंड थिन है और उसकी थाइज को लेटरली एक्सपोज करो तो यू विल फाइंड कि यू विल पाल्पेट कि लेटरल साइड ऑफ द थाई उस वक्त बहुत टॉट हो जाएगी। यू नो, नीज का लॉकिंग एंड अनलॉकिंग पे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, पढ़ लेना अच्छे से। हड्डी के साथ में पढ़ाएगा, वैसे कई बार हम वास्टस मीडियालिस लेटरलिस के साथ, पटेला के साथ भी पढ़ाया गया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो नीज व्हेन यू आर इन इरेक्ट पोस्चर दे आर लॉक्ड
and when you are like flexing your knees beyond 15 degrees, it becomes unlocked. An unlocked knee joint is very unstable. मैंने बताया लाइन ऑफ ग्रेविटी तुम्हारी मीडियल से लेटरल कंडाइल पे चली जाती है, तो इंसान अगर बहुत बल्की है तो अपने आप को ज्यादा देर मेंटेन नहीं कर पाएगा, इस पोजीशन पे जमीन पे बैठ जाएगा अल्टीमेटली। यानी कि इसका एक्शन क्या हो गया, आईटीटी का एक्शन विल बी एंटी ग्रेविटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई। हेलो, दिस विल बी एंटी ग्रेविटी, मिला वो एंटी ग्रेविटी। वहीं पड़ा होगा सोफे वोफे पे, इधर उधर बीच में गद्दी के बीच में दब गया होगा, वो वहीं पड़ा है कहीं पे। हेलो, जो टूटा है वो और कहीं जाएगा नहीं, वहीं पड़ा हुआ है वो। हेलो, दिस इज एंटी ग्रेविटी एक्शन ऑफ आईटीटी। ये कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पे किसका, टेंसर फाशिलाटी वर्सेस। जंगे बची नहीं रुको तो देखो ऐसा है, भूख तुम्हें भी लगी होगी, भूख हमें भी लग रही है, लेकिन 1 बजे हमें फिर आके यही सब सुनाना है नहीं। आई मीन हाँ, 1 बजे जब हम लौटेंगे तो हमें दूसरा टॉपिक पढ़ाना है। वो क्या पढ़ाना है अभी से डिसाइड कर लो। रिवीजन भैया वो लेक्चर है, लेक्चर, उसमें नई चीज पढ़ानी पड़ेगी। तो हम यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ये ध्यान से सुन लो। वी आर टॉकिंग इज अबाउट टेंसर फाशिलाटी वर्सेस, कंपटीशन हो रहा है ग्लूटियस मैक्सिमस, दोनों के बीच में कंपैरिजन चलेगा इस वक्त। ये इस वजह से कंपैरिजन चलेगा क्योंकि इन दोनों की, जैसे कहते हैं 2 बिल्ली की लड़ाई में बंदर जीतता है, तो इन दोनों की कंपटीशन की वजह से फायदा किसको मिलता है, आईटीटी को। आईटीटी को फायदा मिलता है इन दोनों के कंपटीशन से। अब वो कैसे, देखो इन दोनों की बात अगर हम करें तो एक्शन की करते हैं पहले। एक्शन एट हिप जॉइंट। बताओ भैया, हिप जॉइंट पे टेंसर फाशिलाटी क्या एक्शन कराएगा। देखो ASIS याद रखो, वहां से सार्टोरियस निकल रही थी और ये भी आगे है, और इसके नीचे 2 मसल्स थी आउटर सरफेस ऑफ द हिप बोन में। कौन सी निकलती थी, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस। तो इन सारी मसल्स में ये 2 मसल्स हैं, ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस और टेंसर फाशिलाटी। इन तीनों मसल की एक ही नर्व सप्लाई कोई बता देगा, सुपीरियर ग्लूटियल। यस। तो हिप जॉइंट पे एक्शन तीनों का एक ही होगा, एंड दैट विल बी फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन और फ्लेक्शन होगा, मीडियल रोटेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक्शन एट हिप जॉइंट 2 आएंगे, तो टेंसर फाशिलाटी हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन भी कराएगा और क्या कराएगा, मीडियल रोटेशन। ठीक है, मीडियल रोटेशन कराएगा। ग्लूटियस मैक्सिमम बहुत डिटेल में तुम्हें पढ़ा दी गई है। अब ग्लूटियस मैक्सिमस का हमें बता दो भाई जल्दी से, ग्लूटियस मैक्सिमस का हिप जॉइंट पे क्या एक्शन होता है। लेटरल रोटेशन, एक्सटेंशन। मैंने बताया था जो हैवी वेट लिफ्टर्स होते हैं वो 100, 150, 200 किलो का वजन देखा उठाते हैं पहले, और उठा करके जमीन पे बैठ जाते हैं स्क्वाटिंग पोजीशन पे, कंधे पे रख करके। कोई हैवी वेट लिफ्टर चैंपियन को देखा है कि वो जो वैसे बड़े वाले डंबल्स होते हैं 200 किलो वाले, वो झुक के उठाए और सीधे खड़ा हो जाए। वो पहले उठाता है, उसको कंधे पे रखता है और लेके बैठ जाता है स्क्वाटिंग पोजीशन में, फिर वो स्क्वाटिंग पोजीशन से सीधे उठता है। तो क्या बताया था, इट इज अ वेरी पावरफुल एक्सटेंसर ऑफ द हिप जॉइंट। इस वक्त ग्लूटियस मैक्सिमस उसके हिप जॉइंट को एक्सटेंशन कराएगी, और नी जॉइंट पे कौन एक्सटेंशन कराएगा इस वक्त, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। तो ये दोनों मसल क्या कर रही हैं, पावरफुल एंटी ग्रेविटी एक्शन कर रही हैं। सो ग्लूटियस मैक्सिमस हेल्प्स टू एलिवेट योर बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी बाय एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट। सो इट्स अ पावरफुल एक्सटेंसर ऑफ द हिप जॉइंट। दूसरी बात मैंने बताई थी कि हिप जॉइंट को लेटरल रोटेशन कराने में 8 मसल काम आती हैं, 8 मसल्स। सो इट इज अ पावरफुल लेटरल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट कराएगा। सर टाइम हो गया। लेटरल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट, ठीक है। और याद रखना कि हिप जॉइंट पे मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन में अगर रेंज पूछी जाए तो हिप जॉइंट में रेंज ज्यादा किसकी होती, मीडियल रोटेशन या लेटरल रोटेशन,
Lateral rotation. रिमेंबर दैट अगर हिप जॉइंट को अगर हम थाइस को मीडियल रोटेट करके देखें और फिर लेटरल रोटेट करके देखें तो लेटरल रोटेशन की रेंज ज्यादा है। रिमेंबर दिस, उसमें 8 मसल काम आती हैं लेटरल रोटेशन ऑफ थाइस में। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग एंड दैट हेडिंग इज दिस वाज एक्शन एट hip joint. Now we'll be talking about action at knee joint. Action at knee joint. टेंसर फाशिलाटी का एक्शन क्या होगा? एक्सटेंसर। देखो भाई, टेंसर फाशिलाटी ASIS और इसके ऊपर से निकल रही एंटीरियर इंफीरियर लाइक स्पाइन से कौन सी मसल राइज कर रही थी? एंटीरियर इंफीरियर लाइक स्पाइन से। That was straight head of rectus femoris. तो एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ क्वाड्रिसेप्स, यानी कि वो भी एक्सटेंशन कराती, दैट्स अ मसल ऑफ फ्रंट ऑफ थाई। सो और ये जो है टेंसर फाशिलाटी, इसका एक्शन नी जॉइंट पे जो आएगा वो इसी के थ्रू तो आएगा, ITT के थ्रू, इल्योटिबल ट्रैक्ट। सो बिकॉज इट विल बी क्रॉसिंग द नी जॉइंट, यू नो डायग्राम थोड़ा सा एसिमेट्रिकल है, दिस बैंड will be crossing the knee joint anterior to the transverse crease of the knee joint. तो इसका एक्शन फ्रंट ऑफ थाई जैसा काम करेगा ये टेंसर फाशिलाटी इल्योटिबल ट्रैक्ट, और ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया पे लग रही ना, तो याद रखना एक्शन ऑफ नी जॉइंट में इसका एक्शन आएगा एक्सटेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इट विल कॉज एक्सटेंशन एट द नी जॉइंट। ठीक है, अच्छा, ग्लूटियस मैक्सिमस हैमस्ट्रिंग कराती है फ्लेक्शन ऑफ द नी, लेकिन क्योंकि ग्लूटियस मैक्सिमस का मोस्ट ऑफ द फाइबर्स किस पे लग रहा है? इलियोटिबल ट्रैक्ट, और इलियोटिबल ट्रैक्ट जो है वो नी जॉइंट को क्रॉस करके टिबिया पे लग रहा है आगे, बट इसका जो पुल आ रहा है ग्लूटियस मैक्सिमस का इस पे, वो पीछे से आ रहा है, तो ये इलियोटिबल ट्रैक्ट को पीछे खींचेगी, उसकी वजह से इलियोटिबल ट्रैक्ट इस नी जॉइंट को फ्लेक्शन कॉज कराएगा। ठीक है, ये सब चीजें देख रहे हो, कंपैरिजन चल रहा है, फ्लेक्शन। ठीक, तो ये दोनों में क्या एक्शन दिख रहा है नी जॉइंट हिप जॉइंट के दोनों मसल्स का, यानी कि बोथ ऑफ द टू मसल्स आर एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ ईच अदर, स्पेशली इन विच पोजीशन? ये वाली पोजीशन, सेमी फ्लेक्स हिप एंड नी पोजीशन में। ठीक है, तो इसमें जीत किसकी हुई, यानी टॉट कौन सा हो गया? इलियोटिबल ट्रैक्ट। ठीक, अब जल्दी से बता दो, nerve supply of tensor fasciolati is superior gluteal, Inferior gluteal nerve. और gluteus maximus की nerve supply Inferior gluteal nerve. inferior gluteal nerve। तो ये फंडा तुमको याद रखना है, दोनों का जो कंपैरिजन है ये तुम्हारे बहुत से MCQ सॉल्व करने में हेल्प करेगा, और जो फंडा है इलियोटिबल ट्रैक्ट का पर्पस वो भी आ गया है यहाँ पे, कंपैरिजन भी हो गया, नर्व सप्लाई भी हो गया, एक्शंस भी हो गया। लास्टली अब ये बताओ, अगर कोई पूछे व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ इलियोटिबल ट्रैक्ट, तो क्या बताओगे? दोनों ही होगा। व्हाट विल बी द नर्व सप्लाई ऑफ इलियोटिबल ट्रैक्ट? दोनों ही होगा। क्या होगा भैया? जब दो मसल लग रही हैं इस पे, दोनों की नर्व सप्लाई इस तक पहुंचेगी, ठीक है, तो सीधी सी बात है, द नर्व सप्लाई विल बी बोथ। इलियोटिबल ट्रैक्ट की नर्व सप्लाई मैंने क्या बताया था? दोनों बिल्लियों से फायदा बंदर को हो रहा है, यानी कि दोनों आपस में एंटागोनाइज कर रही है मसल एक दूसरे को, उससे खिंचाव किस पे पड़ रहा? इलियोटिबल ट्रैक्ट पे। तो इलियोटिबल ट्रैक्ट पे नर्व सप्लाई दोनों की ही पहुंच रही है, सीधी सी बात है, बोथ दीज नर्व्स विल बी इनर्वेटिंग इलियोटिबल ट्रैक्ट। गॉट इट? हो गया मेहनत तुम्हारी इतनी देर, हाँ बहुत देर तुम लोगों ने बर्दाश्त किया है। अब हम क्लोज कर रहे हैं, एंड आई विल बी बैक आफ्टर 1 आवर। तब तक के लिए अपना लंच वंच कर लो। ओके, हैव अ गुड डे सर, थैंक यू। ओके, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थोड़ा लेट आ जाइए सर, लीव कर दें? हाँ यार, अब तो लीव कर देना चाहिए ना। अटेंडेंस हो गई है, मिल जाएगी?